Hello everyone, welcome to the Course Line channel. So today we are going to discuss the B.Ed second year paper 2, and in that we are going to discuss Unit 1. अभी तक हमने Unit 1 देखा था जिसमें हमने Unit 1 के बहुत सारे टॉपिक्स देखे थे. अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज योर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप देख सकते हैं कि 2018 में, 2019 में और बहुत सारे बार साल पेपर में आ चुका है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ें, उसको ज़रूर ध्यान से देखें और इसका एक कंसेप्ट समझें कि हमें इसमें कैसे आंसर करना है. सो क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है. डिस्क्राइब द विजन ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005. What is National Curriculum Framework? Discuss its need, objectives and concerns, highlighting its relevance in present day Indian society. Write an essay on National Curriculum Framework. और एक शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, तो या तो ये 16 नंबर में या ये 8 नंबर में ज़रूर से ज़रूर पूछता है, तो इसे बहुत ज़रूरी है प्रिपेयर करना. चलिए इसका आंसर देखते हैं हम. जैसे हम पहले क्या देखेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005. विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्या विजन रखते हैं हम इसमें कि क्या चीज़ हमें अचीव करनी है, उसका जो विजन है, विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको हम पहले देखते हैं. सो फर्स्ट वी नीड टू नो दैट नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, राइट. सो NCERT जो नेशनल काउंसिल है एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की, वो क्या है NCERT. एंड उसको क्या एडवाइज किया हुआ है, एंड असिस्ट, वो एडवाइज करती है, असिस्ट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किन चीज़ों में, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और पर्टिकुलरली वी कैन से स्कूल एजुकेशन. तो स्कूल एजुकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइज करना एंड असिस्ट करना कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, राइट, क्या प्रोग्राम्स हमें इंक्लूड करने, कैसे बच्चे पढ़ेंगे. दिस ऑल इज डन बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एंड दैट्स योर NCERT. Also, the National Curriculum Framework NCF 2005 provides a basis for radical changes in the Indian education system. तो कुछ सालों के बाद, फिर कुछ सालों के बाद एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है जिसके तहत ये बताया जाता है कि क्या बेसिस रखना है, जो चेंजेस हो रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसमें हमें कैसे, क्या हमारा उसका मेन कंसेप्ट होगा, राइट. तो ये चीज़ें हमें कहाँ साल बाई साल हमें बताई जाती हैं, और जैसे कि NCF 2005 में ये चीज़ें बताई गई थी, तो उसी को हम फॉलो करते हैं. सो हम देखते हैं अब इसको नेक्स्ट थोड़ा डिटेल में कि एक्चुअली क्या है हमारा NCF 2005. अब क्या हुआ था कि लाइक हम कह सकते हैं कि इंडियन एजुकेशन रिव्यू, और जैसे कभी कुछ अगर हमने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है तो उसका फिर रिव्यू भी करते हैं. सपोज इतने सालों में अब हम नाउ वी आर इन 2020 और हम NCF 2005 को फॉलो करें, तो अभी सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है. बच्चों का माइंडसेट, बच्चों का डेवलपमेंट, वोकेशनल कोर्सेज देखें या हम बाहर की लाइफ देखें, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. तो बीच बीच में हमें उस करिकुलम फ्रेमवर्क को रिव्यू भी करना होता है. जो एजुकेशन सिस्टम चल रही है उसका रिव्यू भी आता है. तो इंडियन एजुकेशन रिव्यू हुआ था जुलाई 2008 में, एंड उसमें क्या हुआ था, ऑब्जर्व किया गया था और रिकमेंडेशन की गई थी सम अदर चेंजेस, रेडिकल चेंजेस के लिए, दैट हाउ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन इंडियन क्लासरूम. तो इंडियन क्लासरूम में एजुकेशन को और अच्छा बनाने के लिए कुछ रिव्यू पॉइंट्स दिए गए थे, ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि जो NCF है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, द रिकमेंडेशन इंक्लूड, तो जो चेंजेस और रिव्यू दिए गए थे तो उसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस हमें दी गई थी कि अब हमें जो हमारे 2008 के बाद जो चेंजेस हुए हैं या जो चीज़ें हमें देखनी है उसको हम कैसे रिकमेंडेशंस के थ्रू देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें बताए गए थे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज लिंकिंग स्कूल नॉलेज विद द चाइल्ड्स आउट स्कूल एक्सपीरियंसेस. जो स्कूल से बाहर जाने के बाद जो बच्चों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, उसको लिंक करेंगे हम किससे,
स्कूल नॉलेज को। तो हम स्कूल में वही नॉलेज देंगे जो बच्चों को स्कूल से निकलने के बाद जरूरत आने वाली है, ठीक है, जो वो फेस करेंगे, जो वो एक्सपीरियंस करेंगे उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज योर डिस्करेजिंग रोट लर्निंग। हमने पहले भी देखा है कि रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन को हमेशा डिस्करेज किया जाता है। हमें अच्छे से चीज़ों को समझना है, अच्छे से अगर हम समझ जाएंगे कंसेप्चुअली तो हमें उसे रटने की जरूरत नहीं है, तो उसको हमें रट्टा मारने को हमें डिस्करेज करना है। ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ क्लासरूम लर्निंग सो दैट इट गोज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड जाके हमें लर्निंग करानी है, जिससे कि बच्चा सिर्फ किताबी भाषा को न जाने, किताबी ज्ञान को न जाने, उसके एप्लीकेशंस और उसके कहाँ कहाँ क्या यूटिलाइजेशन है उसको भी अच्छे से बच्चा समझते हुए आगे बढ़े। मेकिंग द एग्जाम्स फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रखना है हमें कि हाँ यही क्वेश्चन आएंगे, इसके यही आंसर होने चाहिए, नहीं, एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीकों से भी लिख सकते हैं, तो हमें वो एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, ठीक है। एग्जाम को फ्लेक्सिबल बनाना है और रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिबल अचीवमेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल हम रखते हैं एस्पेक्ट की, कोई बच्चा अगर ये आंसर दे रहा है तो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में ये चीज़ कैसे हेल्प करेगी, तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। डेवलपिंग पार्टिसिपेटरी आइडेंटिटी कंसिस्टेंट विद द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। हम सिर्फ अगर हम जैसे एक गवर्निंग बॉडी है या एनसीईआरटी है जो एडवाइस करे या डिसाइड करे कि कैसे होना चाहिए, और करिकुलम को हम रख रहे हैं कि हाँ हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी स्कूल में टीचिंग है या लर्निंग हो रही है बच्चों की, असेसमेंट इवैल्यूएशन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट इन सब में हमें क्या ध्यान रखना है, स्कूल का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब स्कूल के बच्चों को देख रहा है, स्कूल के टीचर्स बच्चों को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उन्हें उनके बारे में ज़्यादा पता होगा, तो उनकी भी भागीदारी हमें रखनी है। तो इससे क्या होगा, हमारा एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बनेगा स्कूल और जो भी उसके गाइडलाइंस हमने प्रोवाइड किए हैं उस दोनों के बीच में, और बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी कैन से while the framework responds to many new social and pedagogical changes, it remains well within the board parameter of the National Policy of Education framed in 1986 and revised in 1992. अभी हमने चेंजेस किए हैं, जो हमारा NCF 2005 है, जो हमने NCF 2005 के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं कि हमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी है। फिर 2008 में हमने रिव्यू भी करा है उसको और कुछ रिकमेंडेशंस किए हैं। बट ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे हैं, ठीक है, हम बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं, सोशल एंड पेडागोगिकल चेंजेस, बट इन सबको हमें किसको माइंड में रख के करना है चेंजेस, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो NPE नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो बनी थी 1986 में, कि बच्चों को पढ़ाई अगर करनी है तो उसके लिए बेसिक क्या क्या चीज़ें पॉलिसी में डिसाइडेड हैं, उन चीज़ों को हमें ध्यान में रख के ही आगे की पॉलिसीज और फ्रेमवर्क बनानी है, आगे के रिकमेंडेशन देने, ठीक है। तो NPE 1986 में जो बना था और उसको जो रिवाइज किया गया था 1992 में, उन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए ही आगे के जितने भी हम रिकमेंडेशंस देंगे या हम फ्रेमवर्क में चेंज करते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। So next is your now some new concerns regarding the foundations of new framework are. अब हमें क्या क्या कंसर्न रखने हैं, कैसे कैसे हमें नए फ्रेमवर्क को कह सकते हैं कि क्या उसके इम्पोर्टेंस है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग अ कोहेसिव सोसाइटी बेस्ड ऑन पिलर्स ऑफ रिलेवेंस, इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। तो हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है, कोहेसिव मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई सोसाइटी बनानी है, जिसमें हमें सारे पिलर्स का ध्यान रखना है, रिलेवेंस रखना है कि आने वाले सिचुएशन में, फ्यूचर में बच्चों की वो रिलेवेंट हो वो नॉलेज, इक्वालिटी बच्चों को बराबर नॉलेज मिल रही हो और सब कुछ मिल रहा हो, और एक्सीलेंस हो, ठीक है। तो ये इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर integrating indigenous knowledge and recognizing India's contribution to the world civilization। तो हमें इन सारी चीज़ों को भी इंटीग्रेट करना है, उसमें डालना है कि पहले क्या नॉलेज थे, इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड सिविलाइजेशन में,
सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंडिया में पहले क्या था, इन सारी बातों को भी हमें इसमें डालना है। नेक्स्ट इज इनकलकेटिंग एंड नर्चरिंग अ सेंस ऑफ प्राइड इन बीइंग एन इंडियन, पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म टेम्पर्ड विद द स्पिरिट ऑफ वसुंधरा कुटुंबकम। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा संसार एक परिवार है। इस स्पिरिट को लेके हमें इन चीज़ों को डालना है। स्टूडेंट्स में एक प्राइड होना चाहिए दैट दे आर इंडियन, एक पैट्रियोटिज्म होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए, उनमें देशभक्ति होनी चाहिए। सो इन सारी चीज़ों को भी हमें उन्हें बचपन से ही नर्चर करना है। तो हमें उसी हिसाब से अपने सिलेबस और करिकुलम को फ्रेम करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज योर यूनिवर्सलाइजिंग। ठीक है, सो अब हमने जब बात करी है वसुधैव कुटुंबकम की, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम इसको ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने तो रख रहे हैं कि हम पूरा विश्व एक संसार है, पूरा संसार और पूरा विश्व हमारा एक है। तो हम उन चीज़ों को कैसे करेंगे? सो नेक्स्ट इज योर यूनिवर्सलाइजिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिंकिंग एजुकेशन विद द लाइफ स्किल्स। हम लाइफ स्किल्स से रिलेट करके डालेंगे अपनी जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो पॉइंट्स हैं, जो चेक पॉइंट्स हैं, उन सारों को, और ऐसा रखेंगे कि यूनिवर्सलाइजिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एलिमेंट्री एजुकेशन को सेम रखेंगे, यूनिवर्सलाइज करके रखेंगे। ठीक है, तभी अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड हम एक फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं कि कैसा चल रहा है उस हिसाब से, देन ओनली वी कैन compete with the world. Next is your value development at the stage of school education. Value development बहुत important है। पढ़ाई के साथ साथ morality and values भी बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। So next is your meeting the challenges of information and communication technology and globalization. Information and communication technology बहुत ज़रूरी है इंक्लूड करना, उनके चैलेंजेस को मीट करना, क्योंकि तभी हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इनसे रिलेटेड भी जो भी चीज़ें हैं वो हमें करिकुलम में डालना ज़रूरी है। रिड्यूसिंग द करिकुलम लोड, इतनी सारी चीज़ें डालनी है बट लोड नहीं बढ़ाना है करिकुलम का, क्योंकि अगर लोड बढ़ जाएगा तो बच्चों को एक इफेक्टिव लर्निंग में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट इज योर यूजिंग कल्चर स्पेसिफिक पेडागॉगी। कल्चर वाइज हमें डेवलपमेंट करना है। हमें बच्चों को जैसे हमने पैट्रियोटिज्म सिखाया था वैसे हमें कल्चर से रिलेटेड चीज़ों को भी पेडागॉगी में डालना है। बीइंग द चाइल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, नॉलेज का कंस्ट्रक्टर बनाना है बच्चों को, उनको उसकी तरह देखना है और वही सारी चीज़ें डालनी है जिससे कि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सके, अपने अंदर वो नॉलेज लें और उसको फिर आगे अपनी लाइफ में फ्यूचर में अप्लाई कर सकें। रिकॉग्नाइजिंग द इंटरफेरेंस बिटवीन द कॉग्निशन, इमोशन एंड एक्शन, एक प्रॉपर इंटरफेरेंस बना सकें, जो इंटरफेस होता है, लिंकिंग होती है वो हो सके। ठीक है, एंड जिससे कि कॉग्निशन, इमोशन एंड एक्शन सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें और डेवलपमेंट करें। एम्पावरिंग द टीचर्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, टीचर्स को हमें ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट में, जिससे कि टीचर्स ही लाइक हम कह सकते हैं कि ऑन ग्राउंड तो वही वर्क कर रहे हैं, वही बच्चों से डील कर रहे हैं, डेवलपमेंट करा रहे हैं। तो एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग हो उसके लिए हमें टीचर्स को एम्पावर करना ज़रूरी है करिकुलम के डेवलपमेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम करिकुलम को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर लास्ट पॉइंट इज योर कोऑर्डिनेटेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। और जब हम इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं करिकुलम का, तो हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना है। कोई भी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके, जो भी चीज़ें हो रही हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, उनको डिसेंट्रलाइज करना है। कोई सेंट्रल पॉइंट को मेन नहीं रखना है, सारी चीज़ों को अलग अलग वो करके हमें डिसेंट्रलाइज करना है और करिकुलम को डेवलप करना है। सो नाउ नेक्स्ट, अभी तक हमने देखा कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमें और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें ध्यान में रखनी है जब हम करिकुलम फ्रेमवर्क कर रहे हैं, बना रहे हैं अपना करिकुलम। नाउ नेक्स्ट इज नीड फॉर एग्जाम रिफॉर्म्स, जो हम क्या ज़रूरत पड़ती है हमें एग्जाम में रिफॉर्म्स करने की, या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें करिकुलम में रिफॉर्म्स करने की या रिकमेंडेशन देने की। तो हम एक बार देखते हैं पॉइंट वाइज कि क्या चीज़ें हैं, क्या ज़रूरतें हैं।
Indian school exams are largely inappropriate for the knowledge of society of the 21st century and its need for innovative problem solvers. So we can say कि जब करिकुलम फ्रेमवर्क बना था 2005 में या फिर जब 2008 आया, तो अब नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी, तो अब हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें स्कूल एग्जाम्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे. दे डू नॉट सर्व द नीड ऑफ सोशल जस्टिस. तो सोशल जस्टिस के लिए, सोसाइटी के लिए एक अप्रोप्रिएट लर्निंग हो, ठीक है. सो दैट्स इज कि हाँ, उसके लिए हमें जरूरत है कि हम एग्जाम्स में रिफॉर्म करें. तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर इज लो. अगर हम पहले के क्वेश्चन पेपर देखें तो उनकी क्वालिटी, मतलब वो बच्चों को किस लेवल पे एसेस कर रहे हैं, वो थोड़ा लो होता है. दे यूजुअली कॉल फॉर रोट मेमोराइजेशन, फेल टू टेस्ट द हायर ऑर्डर स्किल्स, रीजनिंग एंड एनालिसिस, लैटरल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी एंड जजमेंट. एंड ऑल्सो नाउ डेज ऑल्सो कि अभी भी हमारे इतने चेंजेस नहीं हुए हैं अभी तक हमारे एजुकेशन में, जिसमें कि हमें एनालिसिस, लैटरल थिंकिंग या क्रिएटिविटी को प्रमोट किया जाए, राइट. हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसा करना होता है कि रोट लर्निंग करनी पड़ती है, मेमोराइज करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स की जो क्वालिटी है वो लो है. वो किस पे बेस्ड है? जो बेसिक चीजें हैं, जो मतलब कंसेप्ट हैं, लेकिन उससे जो एप्लीकेशन है, नॉलेज का एप्लीकेशन बेस्ड हमारे क्वेश्चन पेपर्स अभी भी नहीं बन रहे हैं. तो इसके लिए हमें चेंजेस की जरूरत है. दे आर इनफ्लेक्सिबल. पहले के जो भी हैं हमारे एग्जाम पैटर्न और सारी चीजें, वो इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत रिजिड है कि नहीं हमें इसका यही आंसर लिखना है. एंड समटाइम्स वन साइज फिट्स ऑल. एक ये स्ट्रैटेजी और ये प्रिंसिपल यूज होता है जब वन साइज फिट्स ऑल. इसमें क्या करते हैं, सपोज अगर कोई शहर का बच्चा है या कोई गांव का बच्चा है, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स, राइट. तो अगर हम उसको, शहर के बच्चे को भी जो मैथ्स का क्वेश्चन दे रहे हैं उसका भी आंसर हमें ऐसा ही चाहिए, और जो हम रूरल एरिया में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी हम कहेंगे कि उनका आंसर भी ऐसा ही होना चाहिए. सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. और यही होता है कि रूरल एजुकेशन जो है काफ़ी अच्छा नहीं है, बिकॉज बच्चे उस चीज़ को अपने लेवल से बहुत टफ मानते हैं, एग्जाम को, पेपर को और उनमें आने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स को. तो उस हिसाब से वो फिर काफ़ी ड्रॉप आउट हो जाता है हमारा रूरल एरियाज़ में. काफ़ी ड्रॉप आउट आपने देखा होगा, बच्चे कुछ दिनों बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो कि सही नहीं है देश की, इनके डेवलपमेंट के लिए. सो इट शुड बी इनफ्लेक्सिबल, और मतलब इतना भी इनफ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए कि हम सारी चीज़ों को एक ही जैसा मान लें. एंड दे मेक नो अलाउंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स एंड लर्निंग इन्वायरमेंट. तो आप देख सकते हैं कि गांव में पढ़ने वाले बच्चे को वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है जो शहर में बच्चा पढ़ रहा है उसको मिलता है. तो उनके हिसाब से हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें एक जैसी फिट हो, तो हमें इसमें चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है. नेक्स्ट इज योर, दे इंट्रोड्यूस एन इनऑर्डिनेट लेवल ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस. And in addition to avoid this trauma, mass media and the psychological counselor reports a growing number of exam-induced suicides and nervous breakdowns. अब देखिए, एग्जाम इतना रिजिड है, इतना टफ बना देते हैं कि क्वेश्चन का यही आंसर होना चाहिए, उसमें आप क्रिएटिविटी नहीं देखते हैं, आपको यही मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ आंसर्स होने चाहिए और यही इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ के आंसर करना है. तो ये बच्चे के ऊपर एक स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, उनके ऊपर स्ट्रेस आता है एग्जाम का, और फिर वो ट्रॉमा में या बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, फिर वो बच्चों को बोलते हैं, बच्चे और परेशान होते हैं. और अगर फाइनली वो कुछ कर पा रहे हैं तैयारी और नहीं कर पाए, और अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो बहुत सारे केसेस आजकल देखने में आते हैं जिसमें कि सुसाइड्स हो जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारी परसेंटेज अच्छी नहीं आए, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, बहुत सारे उनकी मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें अगर हम चेंजेस करेंगे अपने करिकुलम में तो शायद इन सबको हम दूर कर सकें. Next is while a number of boards are using good practices in pre-exam and exam management, there remain several glaring shortfalls at several board. बहुत सारे बोर्ड हैं हमारे, एक हमारा जो नॉर्मल CBSE है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एंड नेक्स्ट हमारा हर स्टेट का एक अपना बोर्ड है. तो ये सारे बोर्ड हैं, कुछ प्री एग्जाम्स और एग्जाम मैनेजमेंट अच्छी प्रैक्टिसेस यूज करते हैं, बट फिर भी बहुत सारी कमियां हैं बहुत सारे बोर्ड्स में, जिससे कि बच्चों का इक्वल मूल्यांकन नहीं हो पाता है. There are often a lack of full disclosure and transparency in grading and mark promoting.
तो जो भी ग्रेडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बच्चों को पता नहीं चलता है कि उन्होंने क्या क्वेश्चन लिखा था, क्या आंसर होना चाहिए था, सो दैट कि वो आगे अपना डेवलपमेंट कर सकें, उस हिसाब से वो प्रोग्रेस कर सकें। सो नेक्स्ट इज योर, because there is a need for a functional and reliable system of school based evaluation। ठीक है, तो अब फंक्शनल एंड रिलायबल बेस्ड इन्फ्लुएंस इवेल्युएशन होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमने बना रखा है उसी तहत हम बच्चों का इवेल्युएशन करते रहते हैं, तो वो सारी चीजें सही नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट इज योर, ये सारे हो गए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की कैसे क्या क्या नीड क्यों होती है, क्यों जरूरत है हमें चेंजेस करने की फ्रेमवर्क में, राइट। सो हम कह सकते हैं कि लाइक रिपोर्ट जो होती है, लाइक लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए, राइट। एंड we can say that public examination should be reviewed with a view to replacing the prevailing text based and quiz type questions। मतलब हम सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस ना रखें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखें जो कि मतलब बच्चों के लिए भी थोड़ा अच्छा हो समझने में, राइट। उनके कह सकते हैं कि उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, उनकी कंसेप्चुअलिटी को इम्प्रूव करे। बट अगर हम सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस रखेंगे तो उससे क्या होता है, दैट इंक्लूड्स इनऑर्डिनेट लेवल ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड प्रमोट्स रोट लर्निंग। जब बच्चा समझ रहा है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो समझ नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, फिर वो उसे याद करने लगता है, उसे रटने लगता है कि हाँ हमें इसे ऐसे याद कर लेना है और ऐसे ही लिख देना आंसर, देन हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। बट उसके पीछे उसकी समझ कुछ नहीं होती है, उसको नॉलेज कुछ नहीं मिल रहा होता है, आगे जाके फ्यूचर में उसको अप्लाई नहीं कर सकता। सो ये एक स्ट्रेस लेवल को ही बढ़ाता है, परेशान करता है बच्चों को, और फिर ये एक इफेक्टिव लर्निंग के तहत नहीं आता। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है चेंजेस करने की। नाउ नेक्स्ट इज कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हाँ, हम फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं अपने इवैल्यूएशन सिस्टम में, असेसमेंट सिस्टम में, तब हम बच्चों के अकॉर्डिंग टू देयर पेस हम उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं, चलिए आगे, फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट, कि हम असेसमेंट में कैसे कैसे फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। सो नाउ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा जो हमें सजेस्ट करते हैं कि दैट डिफरेंट लर्नर्स हैव डिफरेंट टेस्ट, उनका मतलब वो कैसे लर्न कर रहे हैं, उनका टेस्ट जो हम असेसमेंट करते हैं तो वो हमें दिखाता है कि वो डिफरेंट है, मतलब हर एक स्टूडेंट का लेवल डिफरेंट होता है, राइट। तो हमें वेरिड मोड्स ऑफ असेसमेंट रखना चाहिए जिससे कि हम उनका टेस्ट कर सकें। सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं लेना है, पेपर पेंसिल टेस्ट ना हो, उसके बियॉन्ड भी हम उनकी टेस्टिंग करें, जैसे ओरल टेस्टिंग, ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन, इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। ओपन बुक एग्जाम्स, जो एग्जाम्स विदाउट टाइम लिमिट्स होते हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए सो दैट कि बच्चों की क्रिएटिविटी का पता चले। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम में क्या करेंगे, हम बुक दे देंगे, बट हम क्वेश्चंस हम इतने अच्छे रखेंगे कि बच्चे बुक को जब तक खुद पढ़ के नहीं समझेंगे वो उसका आंसर नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे तरीकों को हम इनकलकेट करके जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू शिफ्ट द फोकस ऑफ एग्जाम्स फ्रॉम टेस्टिंग मेमोरी टू टेस्टिंग हायर लेवल कॉम्पिटेंसेस। हम सिर्फ मेमोरी को टेस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि मेमोरी टेस्ट करने जाते हैं हम क्वेश्चन की, उन्हें बच्चों को कितना याद है तो बच्चे उसको याद करके लिखने लगते हैं। बट अगर हम बच्चे की समझ को चेक करें, ठीक है, उनके जैसे हम उनके समझ को चेक करना चाहते हैं तो हमें क्वेश्चन भी वैसे ही बनाने पड़ेंगे, सच एज इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को हम बढ़ावा दें, वैसे क्वेश्चंस हमें सेट करने हैं। कन्वेंशनल एग्जाम्स कैन बी इम्प्रूव्ड, उनको हम बेटर बना सकते हैं, कैसे, बेटर पेपर को सेट करके उनके क्वेश्चंस को हम अच्छे से सेट करें, इतने ऐसे स्टैंडर्ड को रखें जिससे कि हम बच्चों को डिजायरेबल इंफॉर्मेशन दे सकें, राइट। सो इन सारे कुछ मेथड्स को हम डाल के वो कर सकते हैं कि हम एग्जाम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट, उनके स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। एक मेथड आता है आपका कि वन एग्जाम फिट्स ऑल, है ना, वन एग्जाम जो होता है वो फिट्स ऑल। तो जो वन एग्जाम है वो फिट करता है सभी चीज़ों को, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा हमें लगता है बट ऐसा नहीं होता है, हर बच्चा अलग अलग है, तो एक ही एग्जाम सबके लिए सही नहीं हो सकता है, राइट। सो वाइल बीइंग ऑर्गेनाइजेशनली कन्वीनियंट, एक स्टूडेंट सेंटर्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, एक ही एग्जाम सभी बच्चों के लिए नहीं हो सकता, राइट। एंड ड्रॉप आउट रेट्स इन रूरल स्कूल्स आर वेरी हाई, इसी वजह से जब
वन एग्जाम फिट्स ऑल कर देते हैं, वही एग्जाम हम जो शहर के बच्चे हैं जिनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं, जिनको बहुत सारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिला हुआ है, और वही एग्जाम का लेवल हम रूरल स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, तो वो रूरल स्टूडेंट्स उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं और फिर उस ड्रॉप आउट कर लेते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं. So next is your Indian exam system will also need to become more open, flexible, creative and user friendly. तो बच्चों के तरीके से उसे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और क्रिएटिव होना पड़ेगा. इसी तहत CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो होता है एजुकेशन सिस्टम में हमने इंट्रोड्यूस करा है. CBSE ने उसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है फॉर क्लास 9th एंड 10th, जिससे कि बच्चों का कंटिन्यूसली हम इवेल्युएशन कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिवली, नॉट एकेडमिक लेवल पे बट हम नॉन एकेडमिक लेवल पे भी जाके सारी चीज़ों को इवेल्युएट कर रहे हैं. इट्स फॉर्मुलेटेड टू इंट्रोड्यूस अ मोर यूनिफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न इन एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑल ओवर द नेशन. तो हम सारे बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा पैटर्न बना रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा यूनिफॉर्म रख रहे हैं उसे और कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न कर रहे हैं. स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक एरियाज को भी मेंशन कर रहे हैं, राइट. सो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देखते हैं कि कैसे CCE इन सारी चीज़ों को हेल्प करता है फ्लेक्सिबल बनाने में. CCE refers to a system of school-based evaluation that covers all the aspects of student development. हमने पहले भी देखा है CCE जब हम डिटेल में पढ़ रहे थे, राइट. सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा स्कॉलिस्टिक है, नॉन स्कॉलिस्टिक असेसमेंट है, उन सारी चीज़ों को हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के थ्रू बच्चों का चेक कर सकते हैं. तो स्कॉलिस्टिक डोमेन क्या क्या होते हैं हमारे बच्चों का, नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, उनकी क्या क्रिएटिविटी है सब्जेक्ट्स में, ठीक है. तो सब्जेक्ट से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड क्या हो गया हमारे स्कॉलिस्टिक डोमेन हो गए. एंड कोस्ट स्कॉलिस्टिक डोमेन क्या हो गया हमारा, लर्नर की लाइफ स्किल, उसका क्या एटीट्यूड है, किसी क्या अप्रोच है, इंटरेस्ट, वैल्यूज, को करिकुलर एक्टिविटीज, फिजिकल हेल्थ एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक, जो भी बच्चे का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है या एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, उन सारी चीज़ों को हम किस में कवर करते हैं, को स्कॉलिस्टिक डोमेन में. सो मतलब ये है कि इफ वी आर रेगुलरली असेसिंग, है ना, कंटिन्यूसली अगर हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स, करेक्टिव मेजर्स हम डाल सकते हैं, ठीक है, उनका बार बार टेस्ट ले सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं. और ये एक एविडेंस होता है टीचर एंड स्टूडेंट्स को किस चीज़ का, सेल्फ इवेल्युएशन का. बच्चे खुद को देख पाएंगे कि वो कितना ग्रोथ कर पा रहे हैं, कितना उनमें उनकी स्टडीज में डेवलपमेंट हो पा रहा है, राइट. तो नेक्स्ट इज योर, इट मीन्स रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग, इन सारी चीज़ों को जो हम रीटेस्टिंग कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, राइट. इवैल्यूएशन, टीचर स्टूडेंट्स को सेल्फ इवैल्यूएशन मिल रहा है, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में उनका हेल्प करेगा. CCE स्कीम अडॉप्टेड 2 ways ऑफ असेसमेंट. तो CCE जो स्कीम है हमारा, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, उन्होंने 2 ways ऑफ असेसमेंट को अडॉप्ट किया है, जिससे कि वो को स्कॉलिस्टिक एंड स्कॉलिस्टिक डोमेन दोनों को असेस कर सकते हैं. सो दैट्स योर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट. तो इनको थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो लेकिन हमें इसमें भी मेंशन करना है, तो हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. सो फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट अडॉप्टेड इन CCE स्कीम बाय CBSE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो स्कीम है हमारा CBSE के द्वारा दिया हुआ, उसमें हम 2 तरह के समेटिव असेसमेंट यूज करते हैं. दैट इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट. सो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहता है, इट्स अ टूल यूज्ड बाय द टीचर जो कंटिन्यूसली मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन नॉन थ्रेटनिंग एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट. तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं देता है और ये सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, और बेसिक इसमें यह है कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है बच्चे के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को. इट रेजेस द सेल्फ स्टीम ऑफ स्टूडेंट एंड रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ टीचर. अगर हम रेगुलर बच्चों के अंदर ही डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनका प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है, तो टीचर को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल एफर्ट से बच्चा अच्छा कर सकता है. इट्स डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल इन नेचर. हम प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं इसके थ्रू, और फिर रेमेडियल टीचिंग यूज करते हैं, जिसमें कि जो भी प्रॉब्लम वाला एरिया है उसको हम सॉल्व करके बच्चे की हेल्प करते हैं. इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस फीडबैक. इट गिव्स स्टूडेंट्स मोटिवेशन.
तो स्टूडेंट को मोटिवेशन भी मिलता है, फीडबैक मिलता है और वो अपना इम्प्रूवमेंट करता रहता है। वी कैन यूज अदर मीन्स ऑफ टेस्टिंग सच एज थ्रू क्विजेस, कॉन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज, ओरल टेस्टिंग, विजुअल टेस्टिंग, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स, बहुत सारे असाइनमेंट्स हम बच्चों को दे सकते हैं जिसके थ्रू हम बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं डेली बेसिस पे और रेगुलर बेसिस पे हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट डन पीरियोडिकली, तो अब यहाँ हम कंटिन्यूस असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चे को कंटिन्यूसली फीडबैक दे रहे हैं, तो हमें पीरियोडिकली उसको असेस करना होगा। एंड टू एनकरेज कंटिन्यूस पार्टिसिपेटरी इम्प्रूवमेंट, तो उनका हम कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होता रहे और उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन हो, उन सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट इज योर समेटिव असेसमेंट, तो समेटिव असेसमेंट को हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो समेटिव असेसमेंट इज योर टर्मिनल असेसमेंट। यहाँ पे क्या होता है, हम एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं और हम स्टूडेंट में क्या क्या चेक करते हैं, दैट करिकुलम और सिलेबस फॉर क्लास विल बी सेम, और बोर्ड जो भी हम करिकुलम यूज कर रहे हैं वो सिलेबस सेम है नहीं है। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ पेन पेपर टेस्ट कंडक्टेड द स्कूल देमसेल्व्स, स्कूल खुद कंडक्ट कराता है, एंड टर्म एग्जाम कंडक्ट कराता है और एक सिंपल पेन पेपर टेस्ट कराता है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए क्या करता है, स्कूल पहले एक क्वेश्चन बैंक देता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसके क्या क्वेश्चन पेपर है, किस तरह से पूछता है बोर्ड टू स्कूल, तो बोर्ड उस क्वेश्चन बैंक को प्रोवाइड करता है स्कूल को, सो दैट कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। नेक्स्ट जो है हमारा, इन ऑर्डर टू कैटर डिफरेंस इन द पेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग, तो अलग अलग स्कूल अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो उसके लिए वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रखता है। स्टूडेंट जो होते हैं वो एंड टर्म समेटिव एग्जाम देते हैं अलग अलग समय पे। इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स कैसे होता है, स्कूल टीचर्स के द्वारा ही किया जाता है। एंड मार्किंग स्कीम जो है प्रोवाइड की जाती है बोर्ड के थ्रू, की ये मार्किंग स्कीम हमें ध्यान में रख के बच्चों का आंसर चेक करना है। देयर विल बी अ रैंडम वेरिफिकेशन ऑफ द असेसमेंट प्रोसीजर carried out by schools or board officials, nominees appointed by the बोर्ड। तो बोर्ड इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि एक प्रॉपर असेसमेंट हुआ हो तो उसको टाइम टू टाइम वो वेरीफाई करा सकता है। कभी कभी वो ऑफिशियल नॉमिनीज या बोर्ड मेंबर्स को रिक्रूट करता है और फिर उनको कभी भी जाके रैंडमली जो भी प्रोसेस उन्होंने यूज़ किया है असेसमेंट का उसको चेक कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड में कैसे एग्जाम को कंडक्ट कराता है, मार्किंग करता है और असेसमेंट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। और ये हमने देखा कि सीसीई जो हमारा एनसीएफ करिकुलम के थ्रू जो हमने देखा कि क्या एम्स है, उसकी क्या नीड है एग्जाम, जो भी हमारे एग्जामिनेशन में या इवैल्यूएशन सिस्टम में, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे आजकल के एग्जाम सिस्टम में। और अभी जो सीबीएसई ने जो सीसीई स्कीम लाया है जिसमें हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट करते हैं स्कूल में, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली डिटेल में और हमने ये भी देख लिया कि हमें किस तरह से आंसर करना है। तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं बीएड के उनके साथ शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये टॉपिक तो आप ज़रूर पढ़िए और आगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा पहले के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके रह गए वो आप इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।